So hello students, today I am going to start the new chapter solid state of class 12th. So this is the syllabus of the whole chapter. First we discuss about general characteristics of the solid state, then crystalline and amorphous solid means type of solid, classification of crystalline solids, space lattice or crystal lattice and unit cells, then type of unit cells, then calculation of the number of point particles or atoms की term में in a unit cell, closed packed structure, tetrahedral and octahedral voids or interstitial sites, radii of cation and anion, packing efficiency, imperfection or defects in crystalline solid, type of point defects, electric properties of solids and magnetic properties of solids. सो ये सिलेबस हम डिटेल से स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. ये जो चैप्टर है हमारा ये पूरा इमेजिनेशन पे ही डिपेंड है कि कितना हम इसको इमेजिनेशन इस चैप्टर में करेंगे उतना ही ये हमें अच्छे से समझ में आएगा. सो स्टार्ट करते हैं हम इसकी फर्स्ट इंट्रोडक्शन से. स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट. तो सॉलिड स्टेट क्या होता है? इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनिट शेप and definite volume is called solid state. Means we can easily define its shape and volume. वॉल्यूम इस वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, ये मार्कर है. अब इस मार्कर की जो शेप है वो हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं. कैसे? सिलेंड्रिकल है. अगर मैं इस मार्कर को यहाँ बोर्ड पे रखता हूँ तो उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो उसकी क्या होगी? वॉल्यूम. वो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दोनों टर्म क्या है? डेफिनेट है, हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. सो वो कैसे होते हैं? सॉलिड स्टेट. सो हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड्स आर रिजिड. रिजिड्स या वी कैन से हार्ड. अब वो हार्ड क्यों होते हैं? जो इनके इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है या डिस्टेंस हम कह सकते हैं, द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज़ वेरी शॉर्ट. कैसी होगी? बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही कम है. क्यों है? क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग. सो इंटरमोलिकुलर फोर्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. सो वेरी फोर्स, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होने के कारण इनमें क्या है? इनके पार्टिकल्स के बीच या मॉलिक्यूल के बीच स्पेस है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है. सो ये अरेंजमेंट्स है पार्टिकल्स का या मॉलिक्यूल का किसी सॉलिड में. तो सपोज ये कोई दो एटम या मॉलिक्यूल है तो इनके बीच क्या है? स्पेस ही नहीं है. क्यों नहीं है स्पेस? क्योंकि इनके बीच जो अट्रैक्शन है वो कैसी है? बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनमें क्या नहीं है? इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस नहीं है. तो उनकी वजह से सॉलिड्स कैसे हैं? रिजिड हैं, हार्ड हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल हैं क्यों? जैसे अगर हम इनको कंप्रेस करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस तो ये कंप्रेस होगे नहीं. नेक्स्ट है जो सॉलिड्स हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है. क्या होती है? हाई डेंसिटी होती है. नेक्स्ट है कि जो फ्लूइडिटी होती है इनकी वो नेग्लिजिबल होती है. दे हैव नेग्लिजिबल फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी क्या होती है? विच हैव एबिलिटी टू फ्लो होने की जो टेंडेंसी होती है उसको फ्लूइडिटी बोलते हैं. तो वो क्या है? नेग्लिजिबल है. नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन. जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन वो क्या होगा? नेग्लिजिबल ही होगा. इसमें नेग्लिजिबल, ना के बराबर होगा. और हम कह सकते हैं कि वेरी 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 स्लो. अब क्यों हो रहा है इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन नेग्लिजिबल? क्योंकि अगर कोई भी इंटरमिक्सिंग किसी भी पार्टिकल की हम करेंगे वो इंटरमिक्सिंग तभी होगी जब पार्टिकल्स के बीच क्या होगा? स्पेस होगा. लेकिन यहाँ स्पेस पहले से ही क्या है? नेग्लिजिबल है. इनकी जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो बहुत ही क्या है? कम है. सो उसकी वजह से इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाएगी, मतलब डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा. तो इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या रहेगा? इनमें नेग्लिजिबल रहेगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा. अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है?
द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स, तो सॉलिड मेल्ट होगा तो किस स्टेट में जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में जाएगा। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंज इनटू गैसियस फॉर्म एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए तो उसको हम, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये तो जनरल करेक्टरिस्टिक्स थी सॉलिड्स की जो हमने अभी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। दो टाइप क्या होते हैं, टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमरफस सॉलिड्स एंड अमरफस सॉलिड्स। जो फर्स्ट, इनको हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस के साथ स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ अरेंजमेंट, मतलब इनकी अरेंजमेंट के हिसाब से डिस्कस करेंगे कि इनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी है। सो इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, मीन्स इनमें क्या होगी, एक रेगुलर मैनर में अरेंजमेंट होगी पार्टिकल्स की। सो रेगुलर मैनर, द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर मैनर, कह सकते हैं। मैं ऐसे छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ मैं, उसकी हेल्प से इजीली समझ में आएगा कि जो इनकी अरेंजमेंट है वो क्या है, रेगुलर है। रेगुलर होने के कारण क्या हो रहा है इनमें, अब देखो इनमें है अमरफस सॉलिड्स में क्या हो गया, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है उनकी अरेंजमेंट कैसी होगी, इर्रेगुलर होती है, इर्रेगुलर मैनर। इर्रेगुलर मैनर में है तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इर्रेगुलरिटी आएगी। सो दे आर अरेंज्ड इन इर्रेगुलर मैनर। सो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इसमें हम शेप की, कि इनकी शेप कैसी होगी। अब देखो ये रेगुलर मैनर में अरेंज्ड है तो इनकी शेप कैसी होगी, रेगुलर शेप होगी। कैसी शेप होगी, रेगुलर। और हम कह सकते कि डेफिनेट, कैसी शेप होगी, डेफिनेट होगी। इन केस ऑफ अमरपस कैसी शेप होगी, इर्रेगुलर होगी, इर्रेगुलर शेप। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं नेचर, इनका नेचर कैसा होगा। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनको बोलते हैं हम ट्रू सॉलिड्स। क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स। क्यों, क्योंकि उनकी डेफिनेट शेप है और उनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या है, फिक्स है। इनको बोलते हैं हम सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड्स और सूडो सॉलिड, और सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड्स। सूडो मीन्स होता है फॉल्स, सूडो मीन्स फॉल्स, तो हम इनको फॉल्स सॉलिड भी कह सकते हैं। तो इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो लिक्विड से सिमिलर होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्लास का एग्जांपल लेते हैं तो क्या होता है, जो ओल्ड बिल्डिंग हमने देखी होंगी उनमें जो ग्लास की विंडो होती है वो बॉटम से थिक हो जाती हैं। अब वो थिक क्यों हो जाती हैं, क्योंकि टेम्परेचर क्या रहता है, रेगुलर चेंज रहता है। दिन में टेम्परेचर हाई होता है, रात के टाइम टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उनका जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का वो डाउनवर्ड हो जाता है, मतलब बॉटम की तरफ हो जाता है, और बॉटम से उनकी थिकनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सिमिलरिटी कैसी है, लिक्विड जैसी, इसलिए हम इनको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स और सूडो सॉलिड्स। सो नेक्स्ट है इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं, मीन्स नेचर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एट्सेट्रा। इन प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। सो जो क्रिस्टलाइंस हैं वो कैसे होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। दीज आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर।
एनाइसोट्रॉपिक मीन्स जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती हैं। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की हमने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट्सेट्रा, तो उनकी क्या होगी? डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू होगी। सो दीज आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। जो अमरफस होते हैं उनकी होती है आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसो मीन्स सेम, आइसो मीन्स सेम। सो जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी। किसी भी डायरेक्शन में देखेंगे हम, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के व्यू से देखें, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं तो वो क्या करते हैं? एक शार्प कट देते हैं। कैसे? जैसे मैं इस स्ट्रक्चर को काट रहा हूँ तो एक शार्प कट देगी, ऐसे या ऐसे, एक शार्प कट प्रोड्यूस कर रही है। अगर मैं अमरफस सॉलिड्स को किसी नाइफ के साथ कट कर रहा हूँ तो वो एक जिगजैग पाथ देगी, मीन्स इरेगुलरिटी, इरेगुलर कट होगा यहाँ पे। तो वो क्या होता है? अगर हम इसकी बात करें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होगा? शार्प होगा एज कम्पेयर टू अमरफस सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट शार्प क्यों होगा? क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक रेगुलर मैनर में ये अरेंज है, तो एज कम्पेयर टू अमरफस सॉलिड इनमें क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, मतलब ये ज़्यादा रिजिड होंगे एज कम्पेयर टू अमरफस सॉलिड। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो होती है क्रिस्टलाइन की वो डेफिनेट होती है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? इनका डेफिनेट होता है। इन केस ऑफ अमरफस जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है उनकी वैल्यू क्या होगी? नॉट डेफिनेट। अब हम एग्जांपल की बात करते हैं, तो क्रिस्टलाइन के एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, LiCl, ZnS, जिंक सल्फाइड एटसेट्रा, these are the examples of the crystalline solid. And amorphous solid, glass, for example glass, rubber, etc. These are the example of the amorphous solid. अब जैसे हमने डिस्कस किया है कि इनका जो अरेंजमेंट है वो कैसी होगी? रेगुलर है, रेगुलर शेप है इनकी, तो इनका जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा इनका। किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। सो दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अगर हम अमरफस की बात करते हैं तो इनका कैसा होगा? शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ऑर्डर की बात करते हैं तो। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये जो 4 कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई किया गया है, फर्स्ट आयनिक सॉलिड्स, second one is covalent, third one is molecular, and last one is metallic solids. So ये जो 4 क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की वो हम डिस्कस करेंगे ऑन द बिहाफ और नेचर ऑफ इंटर एटॉमिक और इंटर मोलिकुलर फोर्सेज विच दे ऑपरेट। सो उनके बिहाफ पर हम इन चारों क्लासिफिकेशंस को एक एक करके स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं आयनिक सॉलिड्स। सो आयनिक सॉलिड्स, सो फर्स्ट बात करते हैं, नाम से ही पता लग रहा है आयंस मीन्स इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे? कैटायन एंड एनायंस। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं वो क्या होंगे? कैटायंस एंड एनायंस मीन्स पॉजिटिव, एनायंस मीन्स हैविंग नेगेटिव चार्ज। सो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कैसे होंगे? कैटायन एंड एनायन। अब जो आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो बाइंडिंग फोर्स होती है, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इनके बीच जो बाइंडिंग फोर्स होगी वो कैसी होगी? बाइंडिंग फोर्स कैसे होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
मतलब ये इस फोर्स के साथ क्या होंगे, बाइंड होंगे। थर्ड वन की बात करते हैं हम इनके फिजिकल नेचर की। फिजिकल नेचर कैसा होगा, अब देखो इनके बीच क्या होती है, आयनिक के बीच वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो ये कैसे होंगे, हार्ड एंड ब्रिटल, चमकीले। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो अगर हार्ड और ब्रिटल हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, वेरी हाई होगा। कैसा होगा, वेरी हाई होगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो ये जो सॉलिड स्टेट में क्या होंगे, इंसुलेटर्स होंगे। सॉलिड में क्या होंगे, इन सॉलिड दे आर इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब ये करंट पास नहीं करेंगे, लेकिन मॉल्टन स्टेट में ये क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे। इन मॉल्टन स्टेट दे आर द गुड कंडक्टर। मॉल्टन स्टेट में क्योंकि इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज़्यादा होगी, ज़्यादा होने के कारण आयंस की माइग्रेशन नहीं होगी। माइग्रेशन नहीं होगी तो करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन मॉल्टन स्टेट में क्या होगा, आयंस फ्री हो जाएंगे। फ्री होने के कारण इनमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो ये गुड कंडक्टर होंगे। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इनमें कैसा होगा, वेरी हाई होगा। वही है, क्यों होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। और इनके बीच कैसे होंगे, ये हार्ड होंगे, ब्रिटल होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, इनमें एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वेरी हाई होगा। एग्जांपल्स की बात करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, कॉपर सल्फेट, ZnS, जिंक सल्फाइड, magnesium oxide, etc. These are the example of the ionic solids.